Hello class 10th, welcome back. Today we will discuss chapter number 3 of history, nationalism in India. बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि इंडिया के अंदर जब नेशनल मूवमेंट था तो कैसे सभी कॉमन पीपल की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए जो प्रेम है, कैसे उस फीलिंग को डेवलप किया गया। क्योंकि जब तक सभी की फीलिंग एक नहीं होगी तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी कंट्री स्ट्रगल नहीं कर सकता है, कॉमन पीपल की प्रॉब्लम को रिमूवल नहीं कर सकता है। और जो उनकी मेन डिमांड थी इंडिया के लोगों की, स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, वो डिमांड कभी भी पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि सोसाइटी के सभी कॉमन पीपल की फीलिंग को एक ना किया जाए। अगर सोसाइटी में या मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं लेकिन सभी का मोटिव अलग अलग है, सभी अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, सभी की नेशनलिज्म के लिए जो फीलिंग है, थिंकिंग भी अलग अलग है, तो टारगेट तो होगा एक लेकिन वो अलग अलग मल्टी डायमेंशन के अंदर बट जाएगा। तो डिसाइड किया गया लीडर्स के थ्रू, कुछ ऐसे काम किए गए, सोशल रिफॉर्मर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों का काम था कैसे लोगों की भावना को नेशनलिज्म के साथ में, देश के साथ प्यार कैसे करें या देश को डिफेंड कैसे करें, इस फीलिंग को प्रमोट किया गया। तो यहाँ आपका 5 पॉइंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बेटा ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन बन जाएगा आपका हाउ डिड द इंडियंस डेवलप कलेक्टिव आइडेंटिटी रिगार्डिंग नेशनलिज्म कि नेशनलिज्म के लिए कैसे क्या एफर्ट किए गए ताकि हम सभी कॉमन पीपल की फीलिंग को कलेक्टिव कर सकें, सामूहिक रूप से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकें। तो उसके लिए बेटा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनाइटेड स्ट्रगल। अब बेटा इंडिया के अंदर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, ईस्टर्न साइड की, वेस्टर्न साइड की, चाहे वो बिजनेस पर्सन हैं, ज़मींदार हैं, ताल्लुकदार हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, वर्कर्स हैं, कॉमन पीपल हैं, वेमेन हैं या मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, ट्राइबल पीपल हैं, यानी कि सभी के सभी इंडिया के कॉमन पीपल जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटिव पॉलिसी से परेशान थे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो शोषण करने वाली पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से हिंदुस्तान के सभी क्लास के, सभी जाति के, सभी एरिया के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे। यानी कि इंडिया में जितने भी कॉमन पीपल थे लगभग मोर देन 99% कॉमन पीपल मिजरेबल कंडीशन में थे। और सबकी मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल दयनीय, बदतर, तो उसके लिए बोल दिया प्लाइट कंडीशन। तो उनकी कंडीशन काफ़ी प्लाइट कंडीशन थी। अब प्लाइट कंडीशन क्यों थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रूलिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में तरह तरह के नए पॉलिसी बनाई। ऐसी पॉलिसी बनाई जो केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो फ़ायदा पहुंचाती है लेकिन इंडियन कॉमन पीपल से उनको कोई भी लेना देना नहीं था। रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली करते चले गए, अपने लिए पॉलिसी बनाते चले गए और हिंदुस्तान के सभी क्लास सेक्शन सोसाइटी के जो लोग हैं वो इन एक्सप्लॉयटिव पॉलिसी से परेशान होने लगे। फिर है अब सभी की जो प्लाइट कंडीशन थी, मेन क्वेश्चन बनता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे? तो इंडियंस लोगों की प्लाइट कंडीशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल थे वो बेटा केवल और केवल ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। थर्ड, अब कॉमन पीपल हैं, जब सोसाइटी में आपस में डिस्कस करेंगे, अपने सुख दुख को बताएंगे, अपने दुखों को शेयर करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि भी उसका दुख है, मेरा भी दुख है, और दोनों के दुखों का कारण कौन है? ब्रिटिश हैं। तो यानी कि उनके बीच में कॉमन पीपल ने
अपनी यूनिटी को डिस्कवर करना शुरू किया, क्योंकि जब भी दो लोग परेशान होंगे तो आपस में क्लोज आएंगे, और जब दोनों की परेशानी का कारण एक ही है तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बढ़ेगी। अलग अलग ग्रुप्स हैं वो कम क्लोज, आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पास में आएंगे। किस चीज़ के लिए आएंगे? वो मिल करके एक यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे, सामूहिक रूप से संघर्ष करेंगे। किसके लिए? अपनी मिजरेबल कंडीशन को रिमूवल करने के लिए। और उस समय इंडिया के अंदर एक मूवमेंट भी चल रहा था स्वराज का, और लोगों ने डिसाइड किया कि हम सामूहिक रूप से अपने जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को डेवलप करेंगे। जितने भी कल्चर हैं, कास्ट हैं, उनमें टाइज़, उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाएगा, यूनिटी को प्रमोट की जाएगी, ताकि सभी लोग मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रॉपरली मुकाबला कर सकें। तो ये था बेटा पॉइंट नंबर 1 कि कैसे लोगों ने यूनाइटेड स्ट्रगल को किया। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 है बेटा इमेज ऑफ भारत माता, कि भारत माता। अब हम बात करें कि क्या किसी भी कंट्री की कोई इमेज हो सकती है? अगर इमेज है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? क्या हम उसको एक मेल के रूप में दिखाएं या फीमेल पिक्चर के रूप में दिखाएं? तो हमने बेटा लेसन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि जब फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, जब वो नेशन कंट्री के अंदर डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ भी कॉमन पीपल की फीलिंग को कंट्री के साथ में अटैच करने के लिए एक आइडिया लिया था। वो आइडिया क्या था कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों न एक इमेज बनाई जाए। अब इमेज मेल की बने या फीमेल की बने, तो फाइनली फ्रांस और जर्मनी में, जर्मेनिया जर्मनी में, और मेरनेन ये फ्रांस के अंदर, तो फर्स्ट फीमेल फिगर बनाई गई। ये फर्स्ट फीमेल फिगर जो थी वो किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने की बजाय वो फिगर रिप्रेजेंट कर रही थी कंट्री को, ताकि सभी कंट्री के लोगों की जो भावना है, फीलिंग है, हम उस इमेज के साथ में जोड़ सकें। और जब हम सभी की एक इमेज, जो इमेज के साथ अपनी फीलिंग जुड़ जाएगी, हम सब अपने आप को भारत माता से जोड़ेंगे, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, रिच है, पुअर है, बिजनेसमैन है, वर्कर्स है, ज़मींदार है, लैंडलेस फार्मर है, तो कहीं ना कहीं उनकी मन में एक विचार आएगा कि हम सभी के सभी भारत माता से रिलेट करते हैं। सॉरी बेटा, हम सभी भारत माता से रिलेट करते हैं। भारत माता से हमारा रिश्ता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के अंदर क्यों ना रहता हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, ईस्टर्न में रहता है, वेस्टर्न साइड में रहता है, तो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल की फीलिंग को कंट्री के साथ में जोड़ा गया। तो जैसे वहाँ फीमेल फिगर बनाई गई थी, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था, वहाँ के लोगों ने वननेस की फीलिंग को डेवलप किया था और वो यूनाइट हुए थे। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमने इंडिया में किया, इमेज ऑफ भारत माता। अब क्वेश्चन है कि भारत माता की इमेज को सबसे पहले बनाने वाले कौन थे? तो यहाँ आपका आएगा कि 20वीं सेंचुरी में जब इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म का ग्रोथ चल रहा था, तो यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो राइटर हैं, स्कॉलर हैं, पेंटर हैं, सभी का काम था कॉमन पीपल की फीलिंग को कंट्री के साथ में जोड़ना। और इंडिया में तो 20वीं सेंचुरी से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रगल चल रहा था। उस संघर्ष में हमारा नारा था कि हमें स्वराज चाहिए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म का जब ग्रोथ हुआ, उसको और भी ज़्यादा राष्ट्र के साथ में जोड़ने के लिए तो सबसे पहली जो इमेज थी उसको बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इनका नाम चट्टोपाध्याय भी लिखा जाता है लास्ट में सरनेम, और चटर्जी भी, कंफ्यूज मत होना, दोनों के दोनों नाम एक ही हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पहले ऐसे यानी पेंटर थे जिन्होंने भारत माता की इमेज को प्रेजेंट किया, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने एक नोवेल भी लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नोवेल लिखा, उस नोवेल का नाम था वंदे मातरम।
तो भारत माता की इमेज को अपने नोवेल वंदे मातरम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट, उसके बाद में इन्होंने एक नोवेल और लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। तो आपके यहाँ बेटा 1 वर्ड 3 क्वेश्चन हो गए हैं कि पहली इमेज किसने ड्रॉ की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ नाम का नोवेल किसने लिखा, ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। तो तीनों का आंसर एक ही है। अब जब इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो इस इमेज को, इस पिक्चर को वंदे मातरम के अंदर जो गीत था या आनंद मठ के अंदर जो गीत लिखे गए थे, चाहे वंदे मातरम है, चाहे वो भारत से रिलेटेड कोई दूसरी पोएम्स हैं, हाइम्स हैं, उनको हजारों की भीड़ सड़कों के ऊपर गाती हुई चलती थी। गाती हुई चलने के पीछे एक ही मोटिव था कि सभी कॉमन पीपल को उस भीड़ में, जुलूस में, डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल कैसे किया जाए। और ये जो नारा था वंदे मातरम ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, छोटे बच्चे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सड़कों पे इसको गाते हुए निकलते थे। अब बेटा बात करते हैं कि भारत माता की इमेज कैसी है। जब भारत माता की इमेज को बनाया गया तो उसके अंदर दिखाया गया कि इमेज कैसी है, एशियाटिक, आध्यात्मिक। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे जो पेज नंबर 71 के ऊपर है, तो यहाँ भारत माता की इमेज को दिखाया गया, भारत माता को दिखाया गया है भगवा कपड़ों में, यानी कि एशियाटिक फिगर। भगवा का मतलब कि मोह माया से दूर हो जाना, किसी भी लालच के अंदर ना आना, तो ऐसी। फिर है काम का मतलब शांत, की इमेज कैसी है, बिल्कुल शांत है। डिवाइन, इसको देवीय रूप दिखाया गया। और एक और वर्ड आएगा बेटा यहाँ आपका काम के साथ में, कंपोज्ड गंभीर। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एक ऐसा रिलेशन जो आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है, उस रास्ते को बोला जाता है द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो आध्यात्मिक फिगर को दिखाया गया। भारत माता की इमेज की क्या क्या फीचर हैं, वो एशियाटिक, भगवाधारी है, सन्यासिनी के रूप में दिखाया। डिवाइन, देवीय है, शांत है, गंभीर है और साथ साथ में आध्यात्मिक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ भारत माता, तो आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकल सकता है। तो द इमेज ऑफ भारत माता, सबसे पहली बार इस इमेज को क्रिएट किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। एक उन्होंने पोएम लिखी थी जिसका नाम था वंदे मातरम, बाद में इसको शामिल कर दिया एक नोवेल में आनंद मठ के अंदर। और ये वंदे मातरम का नारा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया 20वीं सेंचुरी में, जब स्ट्रगल चल रहा था तो लाखों लोग जो थे इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए थे। तो ये था बेटा आपका पॉइंट नंबर 2, इमेज ऑफ भारत माता। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, कि इंडिया का जो लोकगीत है, लोक संगीत है, लोगों से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ हैं, कैसे उसको रिवाइव किया जाए। क्यों रिवाइव किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में बताना शुरू किया कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ के लोग वाइल्ड हैं, इल मैनर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं। और जब हमारे मन में ऐसी बातों को बार बार बताया जाएगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे दिमाग में लगेगा कि वास्तव में क्या जो ब्रिटिश कहते हैं वो सही तो नहीं है, क्या हम वास्तव में बैकवर्ड हैं, क्या हम वास्तव में प्रिमिड हैं, क्या हम वास्तव में कहने वाइल्ड हैं। तो ऐसी जो भावना है, ऐसी जो बातें हैं, लोगों के मन में घर करने लगी थी। तब इस बात से अलर्ट होते हुए जो भी सोशलिस्ट हैं या नेशनलिस्ट हैं, उन लोगों ने समाज को इकट्ठा करने के लिए काम किया। वो काम क्या था कि भारत के लोगों से जुड़ी हुई जो कल्चर है, चाहे वो ट्रेडिशन है, फोक सॉन्ग है, टेल्स किस्से कहानियाँ हैं, ब्लाडाज ग्रेट पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई उनकी जीवन यात्रा, यानी कि हम उनके लाइफ से इंस्पायर होके अच्छा काम कर सकें। जैसे कि महाराणा प्रताप है, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्लाडाज,
इसी तरह शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज की जीवनी को, उनकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो क्या बोला जाएगा उसको, ब्लाडाज। तो इंडिया के जो बोल सकते हैं कि भी राइटर्स थे, उन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया किसको, इंडिया से जुड़े हुए किस्से कहानियों को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, फोक सॉन्ग को, फोक टेल्स को और ब्लाडास को। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव क्या था, ताकि वो पुराने समय की किस्से कहानियाँ हैं, पुराने समय का जो पास्ट है उसको इकट्ठा करें, नए तरीके के साथ में उसको रिवाइव करें और लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि लोगों को लगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है इंडिया लोगों के बारे में वो सही नहीं है। सही क्या है कि जो वो बात सही है जो हमारे वेदों के अंदर लिखी गई है, जो पुराणों के अंदर हैं, जो हमारी रिलीजियस बुक्स के अंदर है, या हजारों सालों से जो हमारी कल्चर कहती है, ट्रेडिशन कहती है, वो कहीं ना कहीं सही है, ताकि लोगों के बीच में एक नया रास्ता जाए, एक नई बात पहुंचाई जाए। कॉमन पीपल, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं वाइल्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड हैं, ये भावना है, ये बात है, हम इसको इंडियन लोगों से दूर करें और इंडियन लोगों को भारत के बारे में बताएं, चाहे वो कल्चर है, ट्रेडिशन है, टेल्स हैं, ब्लाडाद हैं, ताकि इन कलेक्टिंग के थ्रू, इन कलेक्शंस के थ्रू हम इंडियन कॉमन पीपल तक वास्तव में जो इंडिया की ट्रू कल्चर है, वास्तविक जो कल्चर है, सच्चाई है, हम उसको पोएम्स के थ्रू, फोकलोर के थ्रू, लोक संगीत के थ्रू, लोक गीतों के थ्रू, ब्लाडास के थ्रू आने वाली जनरेशन या इंडिया के कॉमन पीपल तक ये एग्जैक्ट और सही जानकारी दे सकें। वो मैसेज, वो जानकारी ना जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के बारे में या इंडिया के लोगों के बारे में बताते हैं। तो पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से कलेक्शन का काम शुरू हो गया। कलेक्शन किस चीज़ का, कल्चर के बारे में, कल्चर के साथ ट्रेडिशन के बारे में, फोक सॉन्ग के बारे में, फोक टेल्स के बारे में। और इस काम की शुरुआत बंगाल के अंदर की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, कि रविंद्रनाथ टैगोर में बंगाल, उसके आसपास का जो एरिया था, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ, ब्लाडास, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी को इकट्ठा किया गया, उसको रिवाइव किया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर भी, मद्रास शहर के अंदर इस काम को किया नतेशा शास्त्री ने। नतेशा शास्त्री ने भी इस काम को किया। किस काम को, इंडिया के या साउथ इंडिया के अलग अलग एरिया से, गांव शहर से कल्चर को, ट्रेडिशन को, फोक सॉन्ग को, फोक म्यूज़िक को, लोक गीतों को, ब्लाडास को कलेक्शन किया और सारा कलेक्ट करके एक बुक के अंदर उसको पब्लिश किया गया। अब वन वर्ड क्वेश्चन है कि उस बुक का क्या नाम था। बुक का नाम था फोकलोर इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया के अंदर जो किस्से कहानियाँ हैं उसको इकट्ठा करने का काम किया नतेशा शास्त्री ने। सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, कंपाइल करके एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का क्या नाम था, फोकलोर इन साउथ इंडिया के नाम से। तो यहाँ आपका एक वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, हु कंपोज्ड फोकलोर इन साउदर्न इंडिया। तो आंसर हो जाएगा इसका नतेशा शास्त्री। कलेक्शन करने का काम दो लोगों ने किया, बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने और तमिलनाडु के अंदर, तमिल एरिया के अंदर नतेशा शास्त्री ने। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का 3 ही टॉपिक डिस्कस हुए हैं, अभी 2 टॉपिक और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।